हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेसिकली पढ़ें उससे पहले ये चीज़ जान लें मोशन क्या होता है। व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ पोजीशन। किसी भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी जो है मोशन कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मोशन किस तरह का हो सकता है। तो बेसिकली हम मोशन को दो तरह से हम स्टडी करते हैं। एक जो हमारा पार्ट है काइनेमेटिक्स एंड जो दूसरा पार्ट है वो है डायनेमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन की, मोशन क्या होता है? मूवमेंट of a body with respect to a position। किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है तो हम उसको कहेंगे मोशन। हम यहाँ पे बेसिकली किसी भी बॉडी के मूवमेंट को दो तरह से स्टडी करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अ काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज अ डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या चीजें होती हैं? काइनेमेटिक्स बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन without considering cause। किस कॉज की वजह से मोशन हुआ, यानी कि बॉडी के अंदर किस वजह से मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट का जो कारण है, जो काज है, रीजन है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या होगा? डायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो डायनेमिक्स में क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसीडरिंग कॉज। मतलब किस कारण से, यानी कि बॉडी के अंदर मूवमेंट हुई है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है किसी भी बॉडी को एक्सेलरेटेड मोशन अगर होना है तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स लगना कंपलसरी है, यानी कि उसके ऊपर जो है कोई ना कोई फोर्स काम करना चाहिए। तो वो फोर्स किस तरह का हो सकता है? तो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? उस बॉडी के मूवमेंट का कॉज हो सकता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, बॉडी के अंदर मूवमेंट किस वजह से हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन डायनेमिक्स में हम इसको कंसीडर करेंगे। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम देख लें, कुछ टर्म्स हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स इसमें बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट या मोशन किस तरह से हो सकता है। तो इससे पहले हमें क्या चीज़ है? जिस भी बॉडी के मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है, जिस भी बॉडी के मूवमेंट को, मोशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो उस बॉडी को सबसे पहले चीज़ हमें क्या कंसीडर करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो कि बस चल रही है। ठीक है, अब बस चल रही है तो जाहिर सी बात है जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी करते हैं तो हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि बस का साइज कितना बड़ा है। ठीक है, 10 मीटर का है या 20 मीटर का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसको हम क्या मानेंगे? एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, यानी कि छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके और उसको स्टडी करेंगे, यानी कि उसके हमें साइज यानी कि उसके डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे क्या आती है?
पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको हम कंसीडर करेंगे? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कह सकते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट whose डायमेंशन निग्लेजिबल। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डायमेंशन निग्लेजिबल, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? निग्लेजिबल, हम जिसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज को हम क्या मानेंगे, जैसे कि उसके डायमेंशन या साइज को हम निग्लेजिबल मानते हैं, या फिर ट्रैवल्ड, यानी वो बॉडी अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस या बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपने साइज के कंपैरिजन में, ट्रैवल्ड मच मोर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू इट्स साइज, यानी कि अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अगर वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेवल कर लेती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। फिलहाल हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे तो इसमें जो है चाहे बॉडी कितनी भी बड़ी हो, डायमेंशन कितनी भी बड़ा हो, हमें उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करना है। इसके बाद से बात आती है कि जब हमें उसके मोशन को डिफाइन करना है तो हमें दूसरा टर्म क्या याद रखना है? पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? यानी इस बॉडी की पोजीशन क्या होती है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज अ लोकेशन। पोजीशन क्या होता है? लोकेशन ऑफ बॉडी, यानी उस बॉडी की जो लोकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन की बात जो टर्म आता है, यानी कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, भाई हमने उसकी पोजीशन पता कर ली, वो बॉडी कैसा ये चीज कंसीडर कर लिया, फिर उसके बाद से उस बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो तीसरा जो टर्म आता है हमारा, वो तीसरा टर्म है आप रेस्ट, ठीक है। किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में तब कंसीडर करेंगे अगर क्या हो? देयर इज नो चेंज इन, यानी कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन की रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी जो है किसमें है? रेस्ट में है। अब यहीं पर मोशन की हम बात कर लेंगे, तो मोशन क्या होगा? यहां पर मोशन में क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि बॉडी के अंदर क्या होगा? देयर इज अ चेंज in position with respect to reference point। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी मूवमेंट कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है। नेक्स्ट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा वो रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या होता है? रेफरेंस पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके रिस्पेक्ट में या जिसको मतलब जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है, यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? जो मोशन को ऑब्जर्व करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पोजीशन जो ऑब्जर्वर का होता है, ठीक है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से हम एक टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट टर्म आता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
भाई देखो रेफरेंस से फंडा क्लियर होगा कि रेफरेंस कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में या जिसकी हेल्प से किसी चीज को अगर हम बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि द फ्रेम ऑफ फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। ठीक है, तो उसको हम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से आपका अगर नेक्स्ट टर्म आता है, ये जो कॉमन टर्म्स हैं इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे ये टर्म्स बार बार यूज होंगे और फिर उसको जो है लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई वो चीज़ें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हमें चीज़ देखना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली हम इनको जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट फ्रेम दोनों चीजें कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को बताना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई दैट इज अ वाई एंड दिस इज अ एक्स। तो यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन के लिए 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, 1 डायमेंशन है तो 1 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद से पोजीशन वेक्टर कुछ टर्म्स हैं, हमें उन चीज को ध्यान में रखना होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लोकेशन या लोकस वेक्टर हम कह सकते हैं। दिस इज अ लोकस वेक्टर और पॉइंटर टू अ बॉडी। किसी भी बॉडी का पॉइंटर या उसका लोकस वेक्टर होता है। ये होता क्या चीज है देख लो, जैसे कि मान लो हमने जो है एक एक्सिस ले लिया, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। अब कोई बॉडी इस पोजीशन पर है, ये इसकी पोजीशन है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो इसको डॉट से हमने दिखा दिया, इसको हमने कह दिया P। तो इस P का जो पोजीशन होगा हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक हम जो है इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से, तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो x, y, दिस इज x एंड दिस इज y, x, y। दूसरा इसकी पोजीशन बताने का तरीका हमारे पास है, वो क्या है, सीधे यहाँ पे यानी कि इसको ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन से सीधे क्या होगा, एक वेक्टर हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जिसको हमने कह दिया p वेक्टर। ठीक है, तो p वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इसी में क्या होगा कि कोई बॉडी अगर मान लो ये P जो है यहां से मूव करके यहां पर चला है, P क्या हो जाए, वहां से मूव करके यहां पर चला जाए, दिस इज अ M। कोई बॉडी है P पोजीशन पर है, वो यहां पे मूव करके चला है, तो M का अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें तो M का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने कह दिया M वेक्टर। क्लियर। अब यहां पे हम देखें कि इनके बीच का पोजीशन वेक्टर यानी इनको ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर है इसको हम कहेंगे मान लो R वेक्टर। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये जो R वेक्टर है वो इनके बीच का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि देखो क्या होगा, वेक्टर एडिशन हम लॉ यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू
m वेक्टर होगा। तो यहां से r वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी m वेक्टर माइनस p वेक्टर, मतलब इसकी पोजीशन में से इसको हम माइनस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे मान लो ये x1 और y1 होगा, तो उस केस में दूसरा तरीका यानी कि r इज इक्वल टू हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो अंडर रूट x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। क्लियर? इसी तरह से यानी कि अगर वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो तो यहाँ पे हम माइनस करके, अगर मान लो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा हो, रेक्टेंगुलर वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो, तो माइनस करके हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गया कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कि यहां पे r को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मान लो यहां से पर उसकी पोजीशन थी P, वो इस पोजीशन पर पहुंचा जिसको हमने कह दिया Q। तो अगर हम कहें इसको P से Q तक जाने की बात करें तो P से Q तक जाने के इसके पास कितने तरीके हैं, एक तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये है, ठीक है, और इस तरह से और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं P से Q तक इसको पहुंचने के लिए। तो इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें तो दिस इज अ P वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर देखें तो दिस इज अ Q वेक्टर। क्लियर? और इनके बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इसको दिस इज अ R वेक्टर। क्लियर? तो यहां पे हम बात करेंगे फिलहाल जो ये वाली पाथ है, यानी कि जो उसने ये वाला पाथ फॉलो किया है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ डिस्टेंस। अगर बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर? और अगर बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया तो इसको हम डिस्टेंस, इसको भी डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया है तो उस केस में ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि अगर उसने ये वाला पाथ फॉलो किया है तो उस केस में ये वाला जो है हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, यानी इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई बात समझ में? और अगर मान लो कि बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया तो उस केस में हम इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं, भी डिस्टेंस होगा। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये चीजें हम देख लेते हैं। डिस्टेंस, तो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी कि जो बॉडी टोटल पाथ लेंथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां से यहां तक की, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो इनके बीच की जो पोजीशन है इसको हमने कहा ये दिस इज अ फर्स्ट रूट। बॉडी इस रूट को अगर फॉलो करती है, दिस इज अ फर्स्ट रूट। एंड दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमारा है, दिस इज अ सेकेंड रूट, ठीक है। तो अब यहां पे इसको हमने कह दिया x, एंड दिस इज नोन एज, जो ये इसकी लेंथ है टोटल, इसको हमने कह दिया x1, ठीक है। तो क्या होगा, इफ बॉडी फॉलोज, इफ बॉडी फॉलोज रूट 1, उस केस में रूट 1 को फॉलो करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो x। यानी कि अगर बॉडी रूट 2 फॉलो करती है, इफ बॉडी फॉलोज रूट 2, सेकेंड रूट अगर यह फॉलो करती है तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू x, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां पे देखोगे जब ये रूट फॉलो करेगा तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है a और b के बीच का वो यही होगा अभी भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा। इसमें कुछ पॉइंट्स और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहली चीज, एसआई यूनिट वगैरह तो आपको पता ही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की कैसी क्वांटिटी है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है, क्योंकि ए से बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकती है, किसी एक डायरेक्शन में ही हो सकती है। उसी तरह से यहां पर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या ऐसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बस इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिल देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज अ रेट, विच टाइप ऑफ रेट, टाइम रेट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी एक टर्म है आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ, व्हाट इज वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होगी। जैसे कि अगर मान लो एक बॉडी है, इसकी पोजीशन P, यहां पर ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यही बॉडी मूव करके यहां पे चली गई Q पर, तो ये हो जाएगा x2 और y2, ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं। तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो यहां से जो इसकी पोजीशन है इसको हम P वेक्टर कह सकते हैं, ये जो पोजीशन है इसको Q वेक्टर कह सकते हैं, और ये हमारा जो है R वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो सीधा सीधा फंडा यहां पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, भाई देखो उसने पाथ यही फॉलो किया है, तो x2 माइनस x1 अपॉन t, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है? या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में क्या आ सकता है, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन टाइम। इसको और क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर वेक्टर अपॉन टाइम, दिस इज अ वेलोसिटी। ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वर्ड अगर हमने यूज कर दिया तो मतलब क्या हो गया कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हो सकता है, डिस्टेंस वेक्टर कोई चीज नहीं होती है। ठीक है? तो अब अगर हमने यहां पे कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर? तो ये हो गया वेलोसिटी। तो सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, तो क्या होगा, वेलोसिटी की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है क्या, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है।